छोटे से घर का सामने वाला गार्डन हरे पेड़ों और फूलों से भरा हुआ होता है। एक कोने में पुरानी लकड़ी की बेंच रखी होती है। उसी बेंच पर गौरी बैठी होती है। उसके सामने मोहल्ले की 3-4 लड़कियां और 2-3 छोटे बच्चे बैठे होते हैं। गौरी बहुत सुंदर दिखती है। गोरा रंग, तीखे नाक नक्श और लंबे बाल। वो बड़े ध्यान से एक लड़की के हाथ पर खूबसूरत मेहंदी का डिजाइन बना रही होती है। लड़कियां उसके हाथ की कला देखकर हैरान होती जा रही हैं। दीदी आप तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, आपने कहाँ से सीखी? हमें भी बता दो ना। सच में दीदी, इतनी अच्छी मेहंदी तो मेहंदी वाली दीदी भी नहीं लगाती जितनी आप लगाती हो। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसी लगाती हूँ। ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा था। दीदी जब मेरी शादी होगी ना तो मैं आपसे मेहंदी लगवाऊंगी। गौरी मुस्कुराकर उस लड़की के हाथ पर आखिरी बेल बना रही होती है। तभी अचानक घर के अंदर से तेज कदमों की आवाज आती है। शीतल हाथ में बेलन लिए गुस्से से बाहर आती है। उनका चेहरा गुस्से से लाल होता है। ये गौरी, ये क्या कर रही है तू? चाची मैं बस अभी आ रही हूँ। जब देखो मेहंदी, पूरे दिन तेरी ये मेहंदी खत्म ही नहीं होती। इस मेहंदी को फटाफट छोड़ और जाकर घर के काम कर। घर के कामों में तो तेरे हाथ इतने तेज नहीं चलते जितनी मेहंदी लगाने में चलते हैं। बस चाची ये हाथ पूरा कर लूं फिर आती हूँ। जल्दी खत्म कर, नहीं तो बहुत पिटाई होगी तेरी। गौरी जल्दी जल्दी उस लड़की के हाथ की मेहंदी पूरी करती है और तुरंत उठकर घर के अंदर भाग जाती है। अंदर उसकी बड़ी बहन दिव्या वहीं खड़ी होती है। दिव्या का रंग सांवला होता है और उसके चेहरे पर काफी पिंपल्स होते हैं। वो गौरी को देखकर ताना मारते हुए मुस्कुरा रही होती है। देख लो चाची, इतनी बड़ी हो गई लेकिन इसे अक्ल नहीं है। बाहर बैठकर मेहंदी लगा रही थी, कोई देख लेता तो क्या सोचता मैं घर के बारे में। गौरी जा जाकर घर के काम कर, नहीं तो इतनी पिटाई करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। ये हाथ तोड़ दूंगी तेरे, फिर सारी मेहंदी लगाना भूल जाएगी। गौरी डर के मारे कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप से झुकाकर रसोई की तरफ चली जाती है। रसोई में जाकर रोटी बेलने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं। मैंने तो बस मेहंदी ही लगाई थी, इसमें क्या गुनाह कर दिया। अगर माँ होती तो वो मुझे डांटती नहीं, बल्कि कहती कि बेटा बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है तूने। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत अच्छी मेहंदी सीख जाएगी तू। गौरी चुपचाप आंसू पोंछकर रोटियां बनाती रहती है। अगले दिन घर के अंदर हलचल मची हुई थी। ड्राइंग रूम में सोफे साफ किए जा रहे होते हैं। टेबल पर मिठाइयों के डिब्बे रखे जा रहे थे। आज दिव्या को देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं। रसोई में गौरी चुपचाप चाय के कप धो रही होती है। दिव्या उसे बुलाकर ले जाती है और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। गौरी इधर आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ दीदी? दिव्या मेकअप टेबल के सामने खड़ी होती है। उसके हाथ में मेकअप का ब्रश होता है और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। तू अपना मुंह थोड़ा काला कर ले और आंखों में मोटा मोटा काजल लगा ले। लेकिन दीदी क्यों? ज्यादा सवाल मत कर, जैसा कह रही हूँ वैसा कर। दिव्या खुद ही मेकअप ब्रश उठाती है और जबरदस्ती काला आई शेडो गौरी के चेहरे पर लगाने लगती है। हर बार यही होता है, मेहमान मुझे देखने आते हैं और तुझे देखकर तुझे ही पसंद कर लेते हैं। वो गुस्से में गौरी की आंखों में मोटा मोटा काजल भी लगा देती है। अब ऐसे ही मेहमानों के सामने आना ताकि तू बदसूरत दिखे और मैं अच्छी लगूं। तेरी वजह से मेरे कितने रिश्ते टूट चुके हैं, मनहूस कहीं की। गौरी चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहती। दीदी मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा, बस ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मेहमान घर आ जाते हैं। ड्राइंग रूम में सभी घर वाले मेहमानों के सामने बैठे होते हैं। टेबल पर चाय और नाश्ता रखा होता है। दिव्या शर्माते हुए सिर झुकाकर सोफे पर बैठी होती है। लड़की तो अच्छी है, हमें तो दिव्या पसंद है। हाँ जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर घर वालों के चेहरे पर राहत आ जाती है। तभी रसोई से गौरी ट्रे में चाय लेकर आती है। उसके चेहरे पर काला आई शेडो और आंखों में मोटा काजल लगा होता है, जिससे वो अजीब लग रही होती है। अरे ये छोटी बच्ची कैसी है आपकी? एकदम चोकर जैसी लग रही है। बिल्कुल ही बदसूरत लग रही है। यह सुनकर गौरी का दिल टूट जाता है। वो तुरंत ट्रे टेबल पर रखती है और शर्मिंदगी से वहां से भाग जाती है। गौरी तेजी से बाथरूम में जाती है और नल खोलकर अपने चेहरे से सारा काला मेकअप धोने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आती है और जमीन पर बैठकर रोने लगती है। मेरी अपनी बहन ही मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। मेरा भाई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता और पापा इस हालत में नहीं है कि कुछ कर सके। गौरी जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर उसके अपने ही भाई बहन उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं। आइए जानते हैं कुछ समय पहले ऐसा क्या हुआ था। वही घर का आंगन, लेकिन उस समय सब कुछ अलग होता है। छोटी सी गौरी सिर्फ 6 साल की होती है। वो बहुत चंचल और एक्टिव बच्ची थी। गोरा रंग, मासूम चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें उसे और भी प्यारा बनाती हैं। वहीं उसकी बड़ी बहन दिव्या 8 साल की होती है, जिसका रंग सांवला होता है और वो ज्यादातर समय बाहर बच्चों के साथ खेलती रहती है। आंगन में चारपाई बिछी थी, उस पर गौरी की मम्मी बैठी होती हैं और उनके हाथ में मेहंदी का कोन होता है। वो आसपास की औरतों को मेहंदी लगाकर पैसे भी कमाया करती हैं। छोटी गौरी उनके पास बैठकर बड़ी ध्यान से मेहंदी के डिजाइन देख रही होती है। मम्मी मुझे भी मेहंदी लगाना सिखाओ ना। आजा बेटा, आज तुझे एक नया डिजाइन सिखाती हूँ। धीरे धीरे वो अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाती है। एक दिन गौरी अपनी मम्मी के हाथ पकड़कर धीरे धीरे मेहंदी से एक लंबी बेल बनाने लगती है। गौरी जब लंबी बेल बनाते हैं ना तो ध्यान रखना कि हाथ हमेशा सीधा हो। मम्मी आपने सही में सच बोला, हाथ सीधा रखकर देखो कितनी अच्छी बेल बना दी मैंने आपके हाथ पर। अरे वाह, तू तो इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी मेहंदी लगाना सीख गई। आगे चलकर तेरा हाथ और भी साफ हो जाएगा।
मम्मी आप कितनी अच्छी हो, आपने मुझे इतनी छोटी उम्र में ही मेहंदी लगाना सिखा दिया। अब तो मैं बहुत टैलेंटेड बन गई हूँ। मेरी प्यारी बेटी जो है तू। तभी बाहर से खेलकर दिव्या आती है। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा और जलन साफ दिखाई देता है। बस सब कुछ ऐसे ही सिखा दो इसे, मुझे कुछ मत सिखाना। वो गुस्से में हाथ मारकर गौरी की बनाई हुई मेहंदी खराब कर देती है। मुझे इतनी गंदी और बदसूरत शक्ल दे दी और अब सारा टैलेंट भी इसे ही दे दो। मैं तो आपकी बेटी ही नहीं हूँ ना। बेटा मैंने तुझे कब मना किया है? तू भी बैठ जाया कर मेरे साथ, तू ही तो पूरा दिन बाहर खेलती रहती है। दिव्या गुस्से में मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। गौरी चुपचाप अपनी मम्मी को देखती रहती है। कुछ महीनों बाद घर में एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि गौरी की मम्मी को कैंसर है। ये खबर सुनते ही पूरे घर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक रात कमरे में मोहन जी और कमला साथ बैठे होते हैं। मोहन जी के चेहरे पर गहरी चिंता होती है। मुझे पता है आपके पास इतने पैसे नहीं है कि मेरा इलाज पर लगा सके। वैसे भी मेरी दो बेटियां हैं, ये दोनों आगे घर संभाल लेंगी। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो कमला? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अगले दिन सुबह कमला बिस्तर से उठती ही नहीं है। वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे ये देखकर बहुत डर जाते हैं। गौरी अपनी मम्मी के पास बैठकर रो रही थी। घर 2 मंजिला होता है। ऊपर वाले फ्लोर पर देवेंद्र चाचा और शीतल चाची रहते हैं। भैया परेशान मत हो, मैं हूं ना। हाँ भाई साहब, चाची भी तो बच्चों की माँ ही होती है। मैं आपके तीनों बच्चों को संभाल लूंगी। वैसे भी एक ही घर में रहते हैं, ऐसे खेलते खेलते बड़े हो जाएंगे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। शीतल तीनों बच्चों को बचपन से ही अपने हिसाब से चलाने लगती है। उनकी अपनी एक बेटी रिया भी होती है। दिव्या चाची की हर बात मानती है और धीरे धीरे बिल्कुल चाची की तरह अकड़ू बन जाती है। इसलिए चाची उससे कभी ज्यादा काम नहीं करवाती। लेकिन गौरी अपनी माँ की तरह सीधी और शांत होती है, इसलिए चाची उससे पूरे घर के काम करवाने लगती है। चाचा चाची मिलकर गौरी को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, गौरी की मेहंदी के लिए प्यार। वो स्कूल की कॉपियों में भी पढ़ाई से ज्यादा मेहंदी के डिजाइन बनाती रहती है। अगली सुबह आंगन के कोने में पुरानी खाट पड़ी होती है। मोहन जी कमजोर हालत में लेटे होते हैं। उनके चेहरे पर बीमारी और चिंता साफ दिखाई देती है। पास ही गौरी रसोई से पानी लेकर आती है। मोहन जी धीरे से उसे अपने पास बुलाते हैं। बेटा गौरी, इधर आ जा। जी पापा, क्या हुआ? गौरी खाट के पास बैठ जाती है और अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है। बेटा, आज मैंने तेरे लिए कुछ रिश्ते वाले बुलाए हैं। मेरे लिए? हाँ बेटा, तेरी बड़ी बहन का रिश्ता तो पक्का हो ही गया है। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही कर दूं, ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी दोनों बेटियों को उनके घर विदा कर दूं। पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सब कुछ अच्छा ही होगा, आप इतनी टेंशन मत लो। आपकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है। बेटा, आज जो लोग आ रहे हैं ना, बस तू इतना ध्यान रखना कि सब कुछ सही हो। पापा सब सही होगा, आप इतना मत सोचा करो। कुछ देर बाद घर में मेहमान आ जाते हैं। ड्राइंग रूम में कुर्सियां लगी होती हैं और टेबल पर चाय नाश्ता रखा होता है। मुकुल और उसका परिवार सोफे पर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी ट्रे में चाय लेकर कमरे में आती है। उसने साधारण सा सूट पहना होता है, लेकिन उसकी सादगी और खूबसूरती उसका ध्यान खींच लेती है। मुकुल धीरे से उसे देखते हुए मुस्कुराता है। लड़की तो बहुत ही सुंदर और संस्कारी लग रही है। हमें तो यह रिश्ता मंजूर है। मुझे भी गौरी पसंद है। अब सब खुश हो जाते हैं। दोनों परिवारों के बीच गौरी और मुकुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। कमरे के एक कोने में दिव्या खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसकी नजर मुकुल पर पड़ती है तो वो मन ही मन जलने लगती है। मुकुल काफी हैंडसम और स्मार्ट होता है। मेरा पति तो इतना सुंदर नहीं था, और गौरी का देखो कितना हैंडसम है। कितनी अच्छी किस्मत लेकर आई है ये। खुद की शक्ल भी इतनी अच्छी और पति भी इतना अच्छा मिल गया। दिव्या के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही होती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आंगन में रंग बिरंगी लाइटें लगी होती हैं। रिश्तेदार आने लगते हैं। सबसे पहले हल्दी का फंक्शन होता है। ढोलक बजती है, औरतें गाना गाती हैं और गौरी को हल्दी लगाई जाती है। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है। आंगन में बड़ी सी चौकी सजी होती है। रसोई में कुछ और ही चल रहा होता है। अंदर दिव्या और रिया खड़ी होती हैं। सामने बड़े भगोने में मेहंदी के पत्ते डाले हुए होते हैं। दोनों मुसली से उन्हें गोल गोल घुमाकर पीस रही होती हैं। आज तो घर की बनी मेहंदी लगने वाली है। हाँ, लेकिन आज मैं ऐसी मेहंदी बनाऊंगी कि गौरी इसे जिंदगी भर याद रखेगी। दिव्या धीरे से एक डिब्बा निकालती है और उसमें केमिकल मिला देती है। मुझे भी बहुत गंदी लगती है ये। रिया चुपके से हरी मिर्च लाकर उसमें डाल देती है और दोनों मिलकर उसे अच्छे से पीस देती हैं। मेरा पति तो इतना बेकार है और इसका पति देखो कितना हैंडसम मिला है। मुझे भी ये एक आंख नहीं भाती। सच बताऊं, जब इसे मेहंदी से जलन लगेगी ना, तब पता चलेगा। थोड़ी देर बाद आंगन में मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। रिश्तेदारों की भीड़ लगी होती है। गौरी फूलों से सजी चौकी पर बैठी होती है। दिव्या और रिया मेहंदी लेकर गौरी के पास बैठ जाती हैं। आज हम अपनी प्यारी बहन को खुद मेहंदी लगाएंगे। जैसे वो केमिकल वाली मेहंदी गौरी के हाथों पर लगाना शुरू करती हैं, कुछ ही सेकंड्स में गौरी को तेज जलन होने लगती है। दीदी, मुझे ऐसी मेहंदी मत लगाओ, इसमें कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है इसमें कोई केमिकल है।
मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है, प्लीज इसे हटा लो। चुप करके जो मिल रहा है वो लगा ले, वरना अभी सबको बता दूंगी कि तू कितना ड्रामा करती है। दोनों बहनें मिलकर कोहनी से लेकर उंगलियों तक उसके हाथों में मेहंदी भर देती हैं और उसके पैरों में भी लंबी लंबी बेलें बना देती हैं। गौरी को हाथों और पैरों में तेज जलन होने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आसपास बैठे लोग समझते हैं कि वो विदाई के डर से रो रही है। चुपचाप बैठी रहो वरना मेरी मम्मी तुम्हें बहुत मारेंगी। मुझे इतनी मेहंदी नहीं लगानी, प्लीज रोक दो। लेकिन दोनों बहनें उसकी एक नहीं सुनती और जबरदस्ती मेहंदी लगाती रहती हैं। गौरी दर्द से तड़प रही होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। प्लीज मेरे लिए कोई दवा ला दो, मेरे हाथों और पैरों में बहुत जलन हो रही है। लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सब लोग गाने बजाने में व्यस्त होते हैं। कुछ देर बाद गौरी धीरे से उठती है और खुद ही बाथरूम में जाकर मेहंदी धो लेती है। जब वो अपने हाथ देखती है तो उसके हाथों पर लाल लाल निशान पड़ चुके होते हैं, पैरों पर भी रैशेस निकल आते हैं। गौरी को बहुत गुस्सा और दुख दोनों महसूस होता है। वो अपने हाथों पर बर्फ की सिकाई करने लगती है ताकि थोड़ी राहत मिल सके। धीरे धीरे शादी का दिन आ जाता है। गौरी की मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती। उसके हाथों पर बहुत हल्की मेहंदी होती है और जहां जहां केमिकल लगा होता है वहां लाल लाल रैशेस के निशान दिख रहे होते हैं। गौरी आईने में अपने हाथ देखती है और उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आते हैं। शादी के बाद गौरी पहली बार अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है। शकुंतला आरती की थाली लेकर उसका स्वागत करती है। दरवाजे पर रंगोली बनी होती है। आओ बेटा, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से ये घर भी तुम्हारा ही है। गौरी धीरे से घर के अंदर कदम रखती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है लेकिन आंखों में विदाई का दर्द भी। भाभी चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। प्रियंका उसे ऊपर कमरे तक छोड़ने चली जाती है। कमरे में पहुंचकर जब गौरी बैठी तो प्रियंका की नजर अचानक उसके हाथों पर पड़ गई। उसके हाथों में कई जगह लाल लाल लंबे निशान बने होते हैं। भाभी आपके हाथों पर इतने निशान कैसे हैं? कुछ नहीं दीदी, बस मेहंदी से थोड़ा रिएक्शन हो गया होगा। प्रियंका ध्यान से देखती है तो निशान सच में बहुत गहरे लग रहे होते हैं। तभी शकुंतला भी कमरे में आ जाती है। अरे बेटा, तेरे हाथों पर तो अजीब से घाव जैसे हो रहे हैं। मम्मी शायद केमिकल वाली मेहंदी से रिएक्शन हो गया है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं रहने देंगे, मैं अभी दवाई मंगवाती हूँ। वो नीचे जाती है, क्रीम और दवाई लेकर आती है। ले बेटा, ये दवाई लगाकर सो जा, सुबह तक आराम हो जाएगा। मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? परेशान कैसे ना हो, हमारी बहू है तू। उस रात गौरी पहली बार अपने ससुराल में चैन से सो जाती है। अगली सुबह मुंह दिखाई का फंक्शन होना था लेकिन गौरी के हाथों की हालत देखकर शकुंतला ने वो रस्म एक दिन के लिए टाल दी। पहले बहू ठीक हो जाए फिर आराम से रस्म करेंगे। अगले दिन गौरी के हाथों के निशान काफी हल्के हो जाते हैं। सुबह सुबह शकुंतला कमरे में आती है। बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाना। गौरी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में अलमारी खोलकर एक सुंदर सी साड़ी निकालती है। वो हल्की गुलाबी साड़ी पहनती है, बालों में गजरा लगाती है और हल्का सा मेकअप करती है और बहुत सुंदर लग रही थी। जब वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो नीचे का नजारा देखकर सब हैरान रह जाती हैं। पूरा आंगन फूलों से सजा होता है, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियों में बैठी होती हैं। बीच में फूलों की बड़ी बड़ी थालियां रखी होती हैं। उन थालियों में मेहंदी की कीपें रखी होती हैं और साथ में मिठाइयां भी। दीदी, आज तो मुंह दिखाई की रस्म थी ना, तो ये मेहंदी क्यों रखी है? भाभी, हमारे यहाँ एक खास रस्म है। कौन सी रस्म? हमारे घर में दादी के समय से एक परंपरा चलती आ रही है। नई बहू के हाथों में ससुराल वाले खुद मेहंदी लगाते हैं और उसे अपने घर में अपनाते हैं। सच में? हाँ भाभी, और आज वही रस्म है। आओ बेटा, आज हम अपनी बहू के हाथों में मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। शकुंतला और प्रियंका ने बहुत प्यार से गौरी के हाथों में मेहंदी लगानी शुरू करती हैं। वो मेहंदी पूरी तरह हर्बल होती है। धीरे धीरे सुंदर सुंदर डिजाइन बनने लगते हैं। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मायके का वो दिन गौरी की शादी से पहले मेहंदी की रस्म हो रही थी लेकिन वो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। उसकी दोनों बहनें जल्दी जल्दी केमिकल वाली मेहंदी उसके हाथों पर लगा रही थी। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे डिजाइन की क्या जरूरत है, बस लगा दो। गौरी दर्द से चुपचाप बैठी रहती है। उसी केमिकल वाली मेहंदी से उसके हाथों पर वो घाव हो गई थी और गौरी की आंखों में आंसू। इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं। ससुराल की औरतें गाना गाने लगती हैं। मेहंदी है रचने वाली। ढोल की आवाज तेज हो जाती है। सारी औरतें नाचने लगती हैं। प्रियंका और घर की बाकी लड़कियां भी डांस करने लगती हैं। कुछ देर बाद मुकुल भी आंगन में आ जाता है। अरे वाह, हमारी पत्नी के लिए इतना बड़ा फंक्शन। सब लोग हंस पड़ते हैं। महिलाएं गौरी की मेहंदी की खूब तारीफ करने लगती हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। नई बहू के हाथ तो कमाल के लग रहे हैं। गौरी को आज पहली बार लगता है कि सच में ये घर अब उसका अपना है। मेहंदी की रस्म हंसी खुशी खत्म होती है। गौरी बार बार अपने हाथों की मेहंदी देख रही होती है। मायके में मुझे मेहंदी से दर्द मिला था लेकिन ससुराल में वही मेहंदी मुझे इतना प्यार दे गई। धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं। गौरी को महसूस होने लगा कि उसका ससुराल मायके से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर कोई उससे बहुत प्यार करता है। सुबह होते ही घर में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। प्रियंका तो जैसे हर समय उसके साथ ही रहती है। एक दिन प्रियंका उसके कमरे में आती है। भाभी चलो ना, आज मॉल चलते हैं, इतने दिन हो गए बाहर गए हुए।
दीदी आप लोग इतना घुमाते हो, मुझे कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं। अरे भाभी, नई बहू को तो ऐसे ही रखा जाता है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। दोनों तैयार होकर मॉल चली जाती हैं। वहां खूब शॉपिंग करती हैं, आइसक्रीम खाती हैं और खूब बातें करती हैं। घर में भी कोई गौरी को भी कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर प्रियंका घर पर नहीं होती तो सास ससुर उसे अपने साथ ले जाते। एक शाम सास ससुर वॉक पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो बेटा गौरी, तू क्या कर रही है कमरे में? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही बैठी थी। तो चल हमारे साथ वॉक पर, यहाँ अकेले क्या करेगी? हाँ बेटा चलो थोड़ा घूम आते, नई बहू को भी ताजी हवा लगनी चाहिए। गौरी उनके साथ वॉक पर चली जाती है और रास्ते भर सब लोग बातें करते हैं और मुकुल भी उसे बहुत प्यार करता है। कभी अचानक उसके लिए कोई सुंदर सी ड्रेस ले आता है तो कभी कोई प्यारा सा नेकलेस। एक दिन मुकुल ऑफिस से आता है। गौरी आंखें बंद करो। क्यों, क्या कर रहे हो? अरे बस बंद करो। जैसे ही गौरी ने आंखें बंद करती है, मुकुल उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रख देता है। अब खोलो। गौरी बॉक्स खोलती है, उसमें एक सुंदर सा नेकलेस होता है। मुकुल ये मेरे लिए? अरे और किसके लिए, मेरी पत्नी के लिए ही है। गौरी का दिल में खुशी भर जाती है। कभी कभी वो अपने कमरे में अकेली बैठकर सोचती है, मम्मी थैंक यू सो मच, ये सब आपकी दुआ है जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। एक दिन दोपहर को गौरी अपने कमरे में बैठी होती है। उसके सामने मेहंदी की कीप रखी होती है और वो धीरे धीरे कॉपी पर मेहंदी की डिजाइन बना रही थी। तभी बाहर से प्रियंका की नजर उस पर पड़ जाती है। प्रियंका धीरे से दरवाजे पर आती है और अंदर झांक कर देखने लगती है। वाह भाभी, क्या बना रही हो? अरे दीदी आप कब आई? भाभी ये आपकी मेहंदी का डिजाइन है? हाँ, मुझे ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है। भाभी मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सामान लाना था, आप चलो ना मेरे साथ। किस प्रोजेक्ट के लिए? साइंस प्रोजेक्ट है, कॉलेज में जमा करना है। दोनों साथ में बाहर चली जाती हैं। वो एक साइंस प्रोजेक्ट लैब में पहुंचती है। वहां प्रियंका थोड़ी परेशान लग रही होती है। क्या हुआ दीदी? भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा करूं। अरे बस इतनी सी बात, मैं मदद कर देती हूँ। गौरी बहुत ध्यान से उसका प्रोजेक्ट पूरा करवाती है। भाभी आप तो बहुत टैलेंटेड हो। कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे अचानक घर का माहौल बदलने लगता है। एक दिन गौरी सास के पास जाती है। मम्मी जी आज हम थोड़ा साथ बैठते हैं। बेटा मुझे अभी बाहर जाना है, आज मैं बहुत बिजी हूँ। गौरी थोड़ी चुप हो जाती है। फिर वो ससुर के पास जाती है। पापा जी चाय बना दूं आपके लिए? नहीं बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को बात करेंगे। गौरी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो मुकुल के पास जाती है। मुकुल आज जल्दी आ जाना ऑफिस से। गौरी आज शायद लेट हो जाऊंगा, बहुत काम है। गौरी सिर हिला देती है। फिर वो प्रियंका के कमरे में जाती है। दीदी चलो आज बाहर घूमने चलते हैं। नहीं भाभी मुझे कॉलेज जाना है, बाद में चलते हैं। अब घर में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगता है। गौरी कमरे में अकेली बैठी सोचने लगती है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। पता नहीं क्या हो गया सबको, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? शुरुआत में तो सब लोग इतने अच्छे थे, अब अचानक सब इतना बदल क्यों गए हैं? गौरी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके ससुराल वालों के व्यवहार में ये बदलाव क्यों आ गया। अगले दिन सुबह गौरी अपने कमरे में बैठी होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। तभी प्रियंका जल्दी जल्दी उसके कमरे में आती है। भाभी भाभी मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों हो? भाभी मेरे कॉलेज में आज मेहंदी कंपटीशन और मुझे बिल्कुल मेहंदी लगाना नहीं आता। अगर मैं हार गई ना तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज आप मेरी मदद कर दो। अरे इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, आप बैठो, मैं भी आपके हाथों पर मेहंदी लगा देती हूँ। देखना आप ही फर्स्ट आओगी। प्रियंका खुश होकर कुर्सी पर बैठ जाती है। गौरी बहुत ध्यान से उसके हाथों पर मेहंदी लगाने लगती है। कुछ ही देर में उसने बहुत ही सुंदर डिजाइन बना दिया। भाभी ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। अगले दिन पड़ोस की एक औरत गौरी के घर आती है। शकुंतला जी, कोई मेहंदी वाली है क्या जिसका नंबर हो आपके पास? मेरी बेटी की शादी और टाइम पर मेरी मेहंदी वाली ने मना कर दिया। बहन जी मुझे किसी मेहंदी वाली का नंबर रखने की जरूरत ही नहीं है, मेरी तो खुद की बहू इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है। सच में मुझे तो ब्राइडल मेहंदी लगवानी है। इससे आप किसी भी तरह की मेहंदी लगवा लो, ये बहुत सुंदर लगाती है। तो फिर कल इसे हमारे घर भेज देना। अगले दिन गौरी मधु जी के घर मेहंदी लगाने जाती है। वहीं बहुत सारी औरतें बैठी होती हैं। गौरी बहुत सुंदर ब्राइडल मेहंदी लगाती है। सभी औरतें उसकी मेहंदी देखकर हैरान रह जाती हैं। कमाल है, शकुंतला जी की बहू तो बहुत टैलेंटेड है। इतनी सुंदर मेहंदी तो प्रोफेशनल भी नहीं लगाते। जब मेहंदी पूरी हो जाती है तो मधु जी गौरी को पैसे देती है। गौरी मना कर देती है। सभी औरतें बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन इन दिनों घर के सभी लोग बहुत बिजी रहने लगते हैं और गौरी को अपने बीमार पापा की भी बहुत चिंता हो रही थी। एक दिन वो अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही होती है। मम्मी भी चली गई, पापा की भी तबीयत इतनी खराब है और पता नहीं ससुराल वालों को क्या हो गया। पहले तो सब इतने अच्छे थे, अब कोई मुझसे बात भी नहीं करता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन घर के सभी लोग नीचे तैयार होकर खड़े होते हैं। तभी गौरी सीढ़ियों से नीचे आती है। आप सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, यहाँ एक इमरजेंसी है और तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। क्या इमरजेंसी, बताओ तो सही। बेटा जल्दी पहले गाड़ी में बैठ जाओ, रास्ते में सब बता देंगे। गौरी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते भर वो पूछती रहती है, बताओ ना क्या हुआ है। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। गौरी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, सब पर कृपा बनाए रखना। कुछ देर बाद गाड़ी रुक जाती है।
गौरी, अब तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। क्या हुआ है, कोई तो बताओ। लेकिन मुकुल बिना बताए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। सब लोग उसे पकड़कर एक जगह ले जाते हैं। हाँ, तैयार हो? फिर वो धीरे से उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है। गौरी ने सामने देखती है और वो हैरान रह जाती है। सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है गौरी मेहंदी स्टूडियो। गौरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेहंदी स्टूडियो? हाँ बेटा, ये तेरे लिए, तेरा खुद का स्टूडियो। भाभी ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही सबको बताया कि आपको मेहंदी लगाना कितना पसंद है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये कला मैंने अपनी माँ से सीखी। माँ का सपना था कि वो एक दिन मेहंदी स्टूडियो खोले, फिर वही सपना मेरा भी बन गया। माँ कहती थी कि तू बहुत बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बनेगी, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। और आप लोगों ने मेरे बिना बताए मेरे दिल की बात पढ़ ली। लेकिन आप लोगों ने ये सब किया कैसे? आप लोगों ने तो मुझे भनक भी नहीं लगने दी। मैं बताता हूँ। जब गौरी सोच रही थी कि सब लोग बिजी हैं, असल में सब लोग इसी स्टूडियो पर काम कर रहे थे। कभी वहां पेंटिंग हो रही होती है, कभी इंटीरियर डिजाइनिंग। सास ससुर, प्रियंका और मुकुल सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे असली परिवार हो। आपने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। बेटा, अगर हम तेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे तो पहले ही पता था कि तुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है। मैंने तेरी वो मेहंदी वाली डायरी भी देख ली थी। एक महीना बाद गौरी का स्टूडियो बहुत अच्छा लगने लगता है। एक दिन वो गाड़ी चलाकर घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि सड़कों पर बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, गौरी मेहंदी स्टूडियो, बेस्ट ब्राइडल मेहंदी। गौरी खुशी से मुस्कुराने लगती है। मम्मी जी, आज तो मेरे स्टूडियो के बैनर हर जगह लगे हुए हैं। हाँ बेटा, क्योंकि तू है ही इतनी टैलेंटेड।